Now we start chapter 9 of class 11th physics। और बोले तो ये सेकेंड बुक है, सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, और ऑर्डर में देखे तो ये 9th चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये सबसे पहला चीज मैं इसमें डिस्कस करूंगा वो है स्प्रिंग मॉडल। वो क्या है समझिए कि जो मटेरियल में मॉलिक्यूल अटैच हैं, देख ये कुछ मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से कोई भी मैटर बना हुआ है ना। तो ये मॉलिक्यूल है। कॉन्सेप्ट ये है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो लाइक अ स्प्रिंग ट्रीट हो रहा है। सब में अलग अलग ये होंगे, बट देखो थोड़ा लाइक अ स्प्रिंग। ये दो मॉलिक्यूल में के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग फिट है। हमें पता है कि स्प्रिंग को आप डिफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स अगर ये एक स्प्रिंग है तो आप इस पे फोर्स लगाएंगे, ऐसा फोर्स लगाएंगे लाइक दिस, तो ये क्या ही हो जाएगा, इसकी शेप कुछ ऐसा हो जाएगी। और अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कुछ ऐसा है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा होता है ना। मटेरियल के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं एग्जांपल बता सकता हूँ। सबसे आसान सा, जैसे एक रबर ले लो, रबर इरेजर जिसको बोल रहे हैं, है ना, या रबर जो आप अभी मार्केट में रबर के नाम से जानते हैं। जब उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? तो एक्सप्लेनेशन है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, मैं कुछ ऐसा अगर जो बनाऊं कि ये रबर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, वन मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल, और ये एक दूसरे से लाइक अ स्प्रिंग कनेक्टेड है। जब आप फोर्स लगाते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच का जो कुछ इस तरह से है, स्प्रिंग मॉडल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाता है जैसा स्प्रिंग में होता था। ठीक है, तो सॉलिड्स में भी कुछ ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि ये भी सॉलिड है इसको भी आप आसानी से दबा दो, इसकी शेप चेंज कर दो, नहीं। सब में ये बिहेवियर थोड़े अलग अलग होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम होता है, वो अलग मैटर है। बट एक ऐसा मॉडल हम लोग जानेंगे कि जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में लाइक अ स्प्रिंग फिट है, और जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, आप इसे, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। चाहे तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इसकी लेंथ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और ड्यू टू दैट फोर्स अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो वैसे फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। तो हमने पहले ये सीखे कि जो मटेरियल हैं उनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में स्प्रिंग फिट है। जब आप इस पे दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि इसकी लेंथ चेंज हो जाए, और अगर जो ऐसा फोर्स लगाएंगे हो सकता है इसकी लेंथ चेंज हो जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स किस तरीका से अप्लाई किया है। ठीक है, तो हमने एक वर्ड
यहाँ पे यूज किए हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे देखो यहाँ भी हमने एक फोर्स अप्लाई किया एंड ड्यू टू दैट फोर्स रिजल्ट हमको मिला कि इसकी लेंथ कम हो गई है, डिफॉर्म हो गया है। यहाँ भी हमने फोर्स अप्लाई किया, रिजल्ट मिला कि इसकी लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, तो ये भी क्या क्या कहलाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ऐसा फोर्स जिसके कारण ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन जनरल वे में बोले तो आइदर लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम जो भी चेंज हो रहा हो, तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, आइए अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि जो स्प्रिंग मॉडल है वो क्या कर रहा है कि जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कैसे लगा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। और साथ साथ मटेरियल की भी एक अलग रोल होगा कि कौन सा मटेरियल है। क्लियर, क्योंकि सारे मटेरियल में एक ही जैसा आपको नहीं दिखेगा कि आप में हल्की, देखो स्प्रिंग है तो हल्के से दबाओगे तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल आयरन का रॉड है तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब उसकी लेंथ चेंज होगी। तो डिपेंड करेगा, कुछ चीजें होगी इस पे डिपेंड करेगा, वो हम पढ़ेंगे। बट जनरल हमने अभी थोड़ी सी बात की। तो वन थिंग्स डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज में पहला एक प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मैं आपको कुछ ऐसा भी डिस्कस किया कि सोचो एक रबर है और जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं तो ड्यू टू दिस फोर्स इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो रिमूव करते हैं, सोचो अभी आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, अभी ये जीरो है, यहाँ पर ये फोर्स है एफ और यहाँ पे एफ है, और जैसे ही ये फोर्स आपने हटा दिए, फिर से अप्लाइड फोर्स जीरो कर दिए, तो इसकी जो लेंथ है वो पहले के बराबर। ठीक है, यहाँ भी जो फोर्स है वो है जीरो, यहाँ भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, यानी कि फोर्स अप्लाई करें और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, और आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स बोले तो डिफॉर्मिंग फोर्स, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वापस आ जाए या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये ऑब्जेक्ट गेन कर ले। तो ऑब्जेक्ट की जो ऐसी प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्लियर, means elasticity is the property of material due to which after removal of deforming force material regain its original configuration। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी के अपोजिट एक और है प्लास्टिसिटी। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? सोचो वैक्स है, अभी दीपावली का टाइम है, सभी लोग के घरों में मोमबत्ती है ना, ये वैक्स। चलो मैं वैक्स को ऐसा लिखता हूँ, ये वैक्स है ना। और जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा, बट जब आपने ये फोर्स लगाए ऐसा हो गया, और आपने फिर क्या ही ऑब्जर्व किया
कि आपने जो फोर्स है उसे हटा भी लिए तो ये ऐसा ही रह गया। ये आपने फोर्स लगाए थे, यहाँ पे आपने हटा लिए, फिर भी ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाया। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मीन्स आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाए, बट आफ्टर रिमूविंग दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं करे। ठीक है ना, वो बिल्कुल वैसा ही रह जाए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इस पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग में आप इतना याद रखो कि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। और डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं कर पाता है, वो डिफॉर्म ही रह जाता है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्लियर? चलो, अब इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो जो मैं पहला वर्ड यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस वर्ड सुन के भी ऐसा लगता है सर दर्द हो रहा है ना। हम इसी जो जनरल बात करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, स्ट्रेस का मतलब काफी आपको हेडक है ना, इस सेंस में लेते हैं काफी स्ट्रेस है मेरे ऊपर, काफी स्ट्रेस है यानी काफी लोड है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, आइए सीखते हैं। ये मटेरियल ठीक है, अभी बेचारा फ्री है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया है। ठीक है, अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया। अब मैंने क्या किया, इस मटेरियल पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया लाइक दिस। और ये फोर्स अप्लाई करने से जो इसकी लेंथ है, ये देखो पहले होगा क्या, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब आप इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, अब सोचो ना, स्प्रिंग आप जान ही रहे हो क्या, स्प्रिंग जैसा ये है, यहाँ स्प्रिंग फिट है। सोचो जब आप फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग में जब आप स्प्रिंग को एलोंगेट करना चाहते हैं तो आपके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। समझ रहे मेरी बात को? जब आप स्प्रिंग को एलोंगेट करना चाहते हैं तो स्प्रिंग आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसको क्या है बोलते थे वहां पे, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्यों? क्योंकि वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ भी या ऐसा बोलें कि आपके जो आपने जो फोर्स लगाया है डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोजिशन दे रहा है। देखो अगर मैं इसमें कुछ ऐसा बनाऊं, किसी एक पार्ट की मैं बात, यहाँ के बारे में सोचिए, तो ये नहीं चाह रहा कि ये पोर्शन बाहर चला जाए, यहाँ पे ऐसे फोर्स, और इस वाले पोर्शन पे ऐसा, यानी वो उसको अपोजिशन दे रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो रेसिस्टिंग फोर्स है वो भी F के बराबर, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं है, नेट फोर्स 0 है, तो रेसिस्टिंग फोर्स भी F के बराबर। और इसके अपने कुछ एरिया परसेप्शन होंगे, लेट दिस ए
सुनना मेरी बात को ध्यान से, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उतना ही रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि मॉलिक्यूल दूर चले जाए। स्प्रिंग फोर्स में भी आपने ऐसा ही सीखा था कि स्प्रिंग को जब आप एलोंगेट करते हैं तो जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्प्रिंग फोर्स है। फॉर्मूला भी F = -kx जो लिखते थे वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। हाँ या ना, देखो ना, अभी ये अप्लाइड फोर्स हुआ, स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट होगा, वो कितना ही होगा जितना आपने अप्लाई किए, वैसा यहाँ भी होता है। इसको बोलेंगे रेसिस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है आपके फोर्स को। देखो आपने ऐसा लगाया, ये ऐसा डेवलप हो गया। इस पोर्शन के बारे में सोचिए ना, इतने पोर्शन के बारे में सोचो, इस पोर्शन पे आपने जो फोर्स लगाया वो राइट, यहाँ पे डेवलप हो गया एक लेफ्ट की तरफ। इस पोर्शन के बारे में सोचिए, आपने लगाया लेफ्ट, यहाँ डेवलप हो गया राइट की तरफ। ठीक है, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन है यही, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, स्ट्रेस का जो डेफिनेशन हो गया, स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स, कैसा फोर्स, रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया स्ट्रेस। बट ये ध्यान रखिएगा, दिस इज रेसिस्टिंग फोर्स। देखा जाए तो बाय मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, बट एक्चुअल जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो दिस विल बी रेसिस्टिंग फोर्स। भले ही अप्लाइड फोर्स और रेसिस्टिंग फोर्स बराबर हो, पर जब भी बात करेंगे स्ट्रेस की तो रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसको किस बात का स्ट्रेस था कि हमारे जो नेबर हैं वो अलग हो जाएंगे मुझसे, इस बात का स्ट्रेस था इसके ऊपर, और वो चाहता नहीं कि मेरे जो नेबर मॉलिक्यूल हैं वो मेरे से टूट के अलग चला जाए, तो उनको संभाल के रखता है, उसके अपोजिट एक्शन फोर्स लगा देता है। इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए, आप इसे दूर करना चाह रहे थे और ये रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने डिस्कस की स्ट्रेस, ये क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस भी हम डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स वो है स्ट्रेन। तो आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, स्ट्रेन क्या होती है। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो लेट अभी इसकी जो लेंथ थी वो है L, बट आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इसके जो मॉलिक्यूल इनके बीच में थोड़ी सी सेपरेशन बढ़ी, बिल्कुल अलग नहीं हो गया, बट मैंने क्या बताया कि स्प्रिंग जैसा है, थोड़े ये खींच गए, थोड़ी इनकी लेंथ चेंज हो गई, इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। लेट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई वो L से बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो, थोड़ी सी बढ़ गई, बहुत ही बारीकी से। ठीक है, मीन्स ड्यू टू दिस स्ट्रेस मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज हो गई, और यहां देखा जाए तो इसकी लेंथ चेंज हो गई। कितना से, स्लाइड चेंज डेल्टा L से, पहले L था अब L प्लस डेल्टा L हो गया। कैसे हो गया, बहुत ही आसान हो गया ना समझना, कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसा है, जब हमने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी बढ़ गई। तो एक वर्ड है स्ट्रेन, उसे हम लोग सीखते हैं कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या चेंज इन डायमेंशन या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, ऐसे को लिख सकते हैं चेंज इन डायमेंशन, जनरल वे में चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेन हो गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो दो चीजें, वन थिंग्स स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, वेयर फोर्स कैसा है तो रेसिस्टिंग फोर्स। ठीक है, और स्ट्रेन तो जब आप स्ट्रेस डेवलप करते हैं ऑब्जेक्ट पे, जब स्ट्रेस होती है तो साथ में उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन, मीन्स ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन डेवलप हुआ है। अगर मैं दोनों के लिए यूनिट की बात करूं तो आप मुझे हेल्प करो, क्या यूनिट होनी चाहिए? न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैं यहां अगर जो यूनिट की बात करूं, क्या यूनिट होगी बताओ? कुछ होगी यूनिट? नहीं। देखो ऊपर भी जो भी मैं तो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। इस केस में देखा जाए, मैं बिल्कुल इस केस के लिए बात करूं तो क्या ही लिखूंगा बताओ ना मुझे? चेंज डेल्टा एल अपॉन एल, क्या यूनिट होगी? नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये रेशियो है, सेमी क्वांटिटीज का रेशियो है। सो इट हैविंग नो डायमेंशन, नो यूनिट, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। स्ट्रेस की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी। और स्ट्रेस होगा क्या? रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। रेसिस्टिंग फोर्स क्या होगा हमें समझ आ गया, ठीक है ना? जो अप्लाइड फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए यहाँ डेवलप हुआ है, यानी कि ये नहीं चाहता कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। ठीक है, एंड स्ट्रेन हमने डिस्कस की। अब ये स्ट्रेस को कैटेगराइज किया गया है और स्ट्रेन को भी उससे करस्पॉन्डिंग हमने कैटेगराइज किए हैं। तो अब आइए एक एक करके हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में सीखते हैं। इसको रब करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एंड दूसरे कॉलम में लिख देते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। चलिए पहला जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। longitudinal stress. What is longitudinal stress? थोड़ा समझो। जब ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड हो वो एरिया पे परपेंडिकुलर हो, वो सरफेस पे क्या नहीं हो, परपेंडिकुलर। इसकी कुछ अपने एरिया है और ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है
वो क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। स्पेशल क्या है, ठीक है, क्या है, और डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट होगा रेसिस्टिंग फोर्स, लाइक दिस, normal to the surface, force applied क्या है, normal to the surface, normal to the surface। जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो नॉर्मल टू द सरफेस हो, तो वैसे इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्पेशल क्या है कि ये जो फोर्स है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे, ऐसे स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ना, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज, बताओ, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसको हम टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल क्या होगा कि, देखो ना मैं बना ही देता हूं, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स ऐसा लगाया जाए, नॉर्मल टू द सरफेस तो होगा ही, बट ड्यू टू दिस फोर्स जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्रीज हो रही है, जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अलोंग द लेंथ है, तो इसको बोलेंगे, इस केस में जो स्ट्रेस होगा टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। दूसरा कंप्रेसिव, यही जो फोर्स अप्लाइड है वो इस तरह से हो कि इसकी डायमेंशन को वो डिक्रीज कराए। यहाँ भी नॉर्मल टू द सरफेस है, इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, तो ऐसे वो बोलेंगे, इस केस में जो स्ट्रेस होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। यह है क्या, लॉन्गिट्यूडनल ही है, बट ये कंप्रेस कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसे कंप्रेसिव, इसे टेंसाइल स्ट्रेस। मेन हो गया लॉन्गिट्यूडनल, इसी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल में उसकी लेंथ बढ़ेगी, कंप्रेसिव में कम होगी, और दोनों ही सिचुएशन में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। क्लियर, ओके। अब दूसरा बात करते हैं, सेकंड थिंग्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या हाँ, वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक भी इसको बोलते हैं। चलो मैं, आपको ज्यादा समझ आएगा, मैं ऐसे, पहले लेंथ हो गया ना, लॉन्गिट्यूडनल, अब शियर की बात करें, शियर, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा ये समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, और इस बार जो फोर्स अप्लाई किया गया है, मैं 3D बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा है, ठीक है, और इस बार जो फोर्स अप्लाई किया गया है इट इज along the surface, tangential to the surface, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स अप्लाइड क्या है, फोर्स अप्लाइड क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है, टेंजेंशियल टू द सरफेस, जो अप्लाइड फोर्स है वो सरफेस के टेंजेंशियल है, ठीक है, along द सरफेस दिस फोर्स। और
ऐसा ये एरिया है जिस पे लगाया गया है फोर्स, दिस इज एरिया ए, है ना, और फोर्स है अलोंग द सरफेस। इस वाले केस में क्या था, नॉर्मल टू द सरफेस था, यहाँ पे अलोंग द सरफेस, जैसे मैं ऐसा लगाऊं अलोंग द सरफेस, ऐसा लगाऊंगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो इस बार फोर्स ऐसा लगाया गया। चलो मैं आपको बताएं तो कुछ ऐसा है ना ये ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक बुक है, ठीक है ना, इसके लिए फोर्स ऐसे है, ऐसे लगाएगा, ऐसा लगाने से देखो ऐसा चेंज आ रहा है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, ध्यान से देखना, ये वाला फेज यहाँ पे था, शिफ्ट हो गया, देखो अभी। तो देखिए इसमें क्या है, अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा, तो वही होगा फोर्स अपॉन एरिया, बट आपको ध्यान रखना है कि शियरिंग स्ट्रेस के केस में जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो अलोंग द सरफेस, ठीक है। ऐसा करने से ये जो मटेरियल है उसके डायमेंशन कुछ ऐसे हो सकते हैं, जो यहाँ पोर्शन था वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ वाला पोर्शन है वो यहाँ चला गया, ठीक है ना। इसी तरह से सारा शिफ्ट हो गया, ये सोचो कि थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, ओके। ये हो गया शियरिंग स्ट्रेस, पहले अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस, और दूसरा है अलोंग द सरफेस, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। थर्ड ये लिख दो, दिख रहा है आपको, चलो मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोलिक या इस स्पेस को रफ करके मैं यहाँ यूज कर लूँ, आपने नोट कर ही लिया होंगे, इसको रफ करता हूँ और यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अगर जो फोर्स अप्लाइड है वो कुछ ऐसा सोचो, एक बलून है और उसको पानी में डुबो दो, तो हर एक डायरेक्शन से इस पे फोर्स लग रहा है, टोटल इंटायर वॉल्यूम पे फोर्स लगे, और वो क्या हो, नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ भी नॉर्मल टू द सरफेस है, बट यहाँ जो फोर्स है वो इंटायर वॉल्यूम पे है। पिछले वाले केस में इंटायर वॉल्यूम पे नहीं था, जैसे इस सरफेस पे था नॉर्मल टू द सरफेस। अब अगर जो इंटायर वॉल्यूम पे होगा तो जाहिर सी बात है इसके कारण कुछ ऐसा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, वो अलग मैटर है, बट इंटायर वॉल्यूम पे और नॉर्मल है। तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, फॉर्मूला तो वही हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, बट ऐसे स्ट्रेस को बोलेंगे व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। चलिए, तो हमने हर एक केस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ये हमने डिस्कस किया, और तीनों का मैं बता दूं तो कुछ ऐसा था इसके लिए, है ना, ये फोर्स कुछ ऐसा अप्लाई किया गया, ऐसा अप्लाई किया गया, ये भी नॉर्मल टू द सरफेस है, ये भी नॉर्मल टू द सरफेस है, ये अलोंग द सरफेस है, ठीक है। तो हमने ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डिस्कस किए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और तीनों केस में जो फोर्स अप्लाइड है उसके बारे में हमें थोड़ा बढ़िया से जानना है, और हमने जान लिए कि शियरिंग के केस में जो फोर्स अप्लाई होता है वो अलोंग द सरफेस, और लॉन्गिट्यूडिनल में
नॉर्मल टू द सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक में नॉर्मल टू द सरफेस बट ऑन इंटायर वॉल्यूम। तो इस केस में भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे ड्यू टू दिस स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस का नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलिए अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो उसके लिए वर्ड है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो इस केस में क्या ही होगा, देखो ये लॉन्ग द लेंथ जब लग रहा है और ये फोर्स, तो इसकी डायमेंशन कुछ ऐसी होगी ड्यू टू दिस फोर्स। तो ये L था, अब ये हो गया L प्लस डेल्टा L, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L बाय L, change in length upon original length. This is change in length. It may be due to increment or due to decrement. तो हमें समझना चेंज इन लेंथ, चेंज कितना हो। जब इसे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया जाता है तो इसकी लेंथ कम हो जाती, तो जितना कम होता ये चेंज हो गया, और जो ओरिजिनल था उसके रेशियो को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड में मैंने ये नाम दिया था, चलो मैं ऑर्डर चेंज नहीं करता हूँ, जिसको सेकेंड दिया था मैं उसको सेकेंड ही लिख रहा हूँ। सेकेंड एक्चुअली हमारे पास स्पेस नहीं था, आपने देख रहे होंगे स्टार्टिंग से वीडियो तो पता चल गया होगा, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया था। शियरिंग स्ट्रेस, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, वो क्या है, जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में ऐसा फिगर बनाया था, ये सोचो 3D है, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया गया है वो उसकी सरफेस पे लगाया है, इस एंड ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा हो गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ वाला जो पार्ट है ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है वो ऐसा हो गया, ठीक है। यानी कि ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसकी जो भी हाइट रही होगी, तो ये पहले L था, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो L है, बट ये ना अभी X शिफ्ट हो गया ये पार्ट। तो यहाँ शेयरिंग स्ट्रेन ऐसे डिफाइन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू x बाय L। ये कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है, और इसकी क्या हाइट थी, बेस से L, तो x बाय L यानी tan थीटा इज नोन एज shearing strain when force is being applied along the surface। तो जो उसका टॉप वाला सरफेस है बेस के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, तो कितना शिफ्ट हुआ डिवाइड बाय इसकी जो हाइट है बेस से, तो ये tan थीटा मैथ्स में कहलाता है और फिजिक्स में हमारे लिए बन गया शियरिंग स्ट्रेन। क्लियर। तो हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। चलिए एक और है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आइए हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सब वर्ड है वॉल्यूमेट्रिक, मैंने यहाँ शो भी किए हैं। इस बार क्या हो रहा है, जो इंटायर वॉल्यूम है ड्यू टू दिस फोर्स, यहाँ फोर्स क्या नॉर्मल टू द सरफेस बट इंटायर वॉल्यूम पे ये फोर्स, तो
पहले वॉल्यूम भी रहा होगा, अब ये इसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हुई है, वो चेंज होकर डेल्टा भी हो गई। यहाँ तो दिख रहा है कोई डिक्रीज हुआ है, कोई बात नहीं, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा भी बाय भी। तो ये कहलाएगा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब आप नोट्स बनाएं तो ये वर्ड जरूर लिखें। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। शेयरिंग स्ट्रेन, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है x बाय एल यानी tan थीटा, फिगर से देखो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फिगर से देखो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशियो को बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो आई होप हमने ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और उससे करस्पॉन्डिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को डिस्कस की। अब इसमें कुछ खास रिलेशन है, तो वो भी सीखते हैं। तो एक और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ क्या है थोड़ा देखिए। मुझे रब करना पड़ेगा, मैं चाहूँ तो इस स्पेस में थोड़ा डिस्कस करते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। ये हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है ऑब्जेक्ट में वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और देखो मैं लिखता हूं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ई और इनटू स्ट्रेन। बोला जाए तो इट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को यहां बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हो गया स्ट्रेस इनटू मॉडुलस ऑफ, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। और ऐसे ऐसे भी लिखते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड ई, और ई कुछ और नहीं है, क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको ई से लिखें। हमने स्ट्रेस डिफरेंट टाइप के डिस्कस किए हैं, स्ट्रेन भी डिफरेंट टाइप के डिस्कस किए हैं, और हुक्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मींस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी जैसे डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस थे और स्ट्रेन थे, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसी तरीका से कैटेगराइज। ठीक है, तो एक एक करके हम उस पर भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। पहले तो हमने हुक्स लॉ समझ लिए कि स्ट्रेस, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको ई से लिखा हूं, और ई को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आइए अब इनके क्रॉसपॉन्डिंग मैं थोड़ा यहीं पे डिस्कस करूंगा साथ में। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मैं यहीं पे रफ करूं थोड़ा और साथ साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस की बात कर रहे थे ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, जो आएगा कांस्टेंट, पहले मैं लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है, ठीक है। जब इसे हटाएंगे स्ट्रेस, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो यहाँ भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा और इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और y से लिखेंगे इनटू स्ट्रेन। कैसा स्ट्रेन? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो आपके लिए एक फार्मूला बन गया क्या, कि जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा मींस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, y से लिखेंगे। क्या बोल देंगे इसको? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और y से लिखेंगे तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा, रफ कर दूं थोड़ा इसे, y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain, ठीक है। और बोले तो y is equal to आप लिख सकते हैं कि f by a अपॉन डेल्टा l by l। ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसके जो कांस्टेंट है वो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब इसी तरीका से है, इसको बता दूं, चलो पहले वॉल्यूमेट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल मैं ऑर्डर में बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक के बारे में, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम स्टोरी होगी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मैं डायरेक्टली लिखूं अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बी से लिखते हैं, बल्क, BULK, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्लीज ध्यान देंगे, वर्ड आप लिख लेना प्लीज, मैं इसका नोट्स भी दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका PDF दूंगा, आप आराम से लिख लेना। इसको बोलेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, and this is what? Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो क्या लिखूंगा, ये कंप्रेशन के केस में डेल्टा भी, सॉरी पहले तो फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको प्रेशर भी लिख सकते हैं, P अपॉन डेल्टा V अपॉन V नेगेटिव, है ना, चेंज यानी कम हो रहा है इसलिए लिखा हूं, इसको बोलेंगे B। मीन्स इसको लिख सकते हैं आप PV अपॉन डेल्टा V इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ये नेगेटिव इसलिए यहाँ पर लिखा हूं क्योंकि इसकी डायमेंशन कम हुई थी, वॉल्यूम कम हुई थी, ठीक है। तो यहाँ B इज द बल्क मॉडुलस। ये किसका रेशियो होगा? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। हमने पढ़े थे ना कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हर एक केस में जो कांस्टेंट आएगा उसके नाम भी अलग अलग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस केस में जो कांस्टेंट है कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक, फार्मूला हो गया। पी क्या क्यों लिखा, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर भी लिख सकते हैं, तो प्रेशर और अपॉन डेल्टा वी वाई भी सोल्व कर लो। चलिए अब हम लोग एक और शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, तो ये भी शेयरिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन, और इस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है मैं यहीं पे लिखता हूं, रफ कर दें थोड़ा। चलिए एक और चीज सीख लेते हैं यहाँ पे। तो इस केस में शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इसके रेशियो को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जी से लिखते हैं। क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्लीज ध्यान रखें, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मैं लिख दूं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। मैं यहां लिख देता हूं, जो फार्मूला बनेगा इससे करस्पॉन्डिंग जो फार्मूला बनेगा मैं यहां लिख देता हूं कि G इज इक्वल टू हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस, क्या ही आ रहा था वही फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन x अपॉन L, और x और L के बारे में आपको पता है x क्या है, जो शिफ्ट हुआ है पोर्शन, और जो ओरिजिनल इसकी हाइट थी, तो दिस बिकम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आई होप आप समझे होंगे थोड़ा, अगर जो एक बार में नहीं समझ आया है कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिपीट करो, पॉज करो, ठीक है, उसको तसल्ली से देखो। आई होप आपको समझ आएगा, 110% समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही। हमने जो बेसिक डिस्कस किए, वो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और एक और हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ क्या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कांस्टेंट होगा उसको बोल देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोपोर्शनलिटी है उसका नाम भी अलग अलग है। यंग मॉडुलस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को यंग मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को बल्क मॉडुलस, एंड शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला जाता है, और कुछ ऐसे सिंबल हैं G, B एंड Y। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।